चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किए गए एंड कुछ वेरियस प्रोजेक्ट्स को अभी इनॉग्रेट किया गया, डेडिकेट किया गया इन चेन्नई तमिलनाडु। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक 1260 करोड़ रुपए की लागत से एक गोल्डन टर्मिनल बनाने की बात की गई। आपका कहां पर? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इनॉग्रेट किया है चेन्नई तमिलनाडु में। ये चेन्नई से कोयंबटूर तक ये आपका काम करेगी। तीसरा याद रखना, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही 125वीं एनिवर्सरी में ऑफ श्री रामाकृष्ण मठ जो कि विवेकानंद हाउस में हुई चेन्नई, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये तीन चीजें आपको यहां से याद रखनी है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन। अगर यहीं पे मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखना। मेगा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी एक इनॉग्रेट किया कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। किस लोकेशन में? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये आया था कि टाइगर्स को हमें सेव करना है। टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी। जैसे अगर आप एग्जांपल लेके चलें, अभी हमने चीतास को इंपोर्ट किया है नामीबिया से, अफ्रीका से, टू मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क। रीजन क्या था कि जो चीतास है उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी इंडिया में, और उसको कंजर्व कराने के लिए, उस पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ही चीतास को इंपोर्ट किया गया। सिमिलरली जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, और उन टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए और उनकी स्पीशीज को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। ठीक है। ऐसे ही आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो कब आया था? 1972 में। तो क्वेश्चन आ रहा है कि अभी 50 साल हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को, ये किस जगह पर इसको अभी कमेमोरेट किया गया है? तो वो मैसूर यूनिवर्सिटी में, जो कि मैसूर कर्नाटका में रहेगी। ठीक है। अभी एक प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया फॉर द कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर मैसूर यूनिवर्सिटी में, मैसूर कर्नाटका में। ठीक है। और हम जानते हैं 1973 से लेकर अगर हम 2023 की बात करें तो 50 साल हो गए इस प्रोजेक्ट टाइगर को। यहीं पर याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, जैसे इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, IBCA। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। 7 मेजर जो बिग कैट्स होती हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता, इनको कंजर्व करने के लिए और इनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन लॉन्च किया गया। ऑल्सो एक कमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया गया टू सेलिब्रेट द 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट, विच स्टेट गॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर? ये एक स्पीशीज है वल्चर्स की, आप यहां पे देख सकते हैं एशियन किंग वल्चर्स। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहला वर्ल्ड का कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लॉन्च किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट में, महाराजा नहीं, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ऑफ यूपी, ये आपका लॉन्च किया गया वर्ल्ड का पहला फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। किसके लिए? एशियन किंग वल्चर्स के लिए। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर एक वल्चर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना, ये जो पहला सैटरडे होता है ना सितंबर महीने का, तब ऑब्जर्व करते हैं हम। पहला वीक जो होता है, या फिर हम कहें पहला सैटरडे जो होता है सितंबर मंथ का, तब हम ऑब्जर्व करते हैं वल्चर अवेयरनेस डे। ठीक है। और ये वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, जो कि फर्स्ट सैटरडे होगा सितंबर का। ठीक। एंड इसका बेसिकली एम क्या है? इसको कंजर्व करना। अगर नाम पूछा जाए इस कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का नाम क्या रहेगा, तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर 1.5 हेक्टेयर्स में ये रहेगा आपका, और 15 करोड़ की लागत से इसको सेटअप किया गया है। ठीक। यूपी के
महाराजगंज में आपका ये होगा एशियन किंग वल्चर्स के लिए पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी एक 4 मेंबर का पैनल स्टैब्लिश किया है ताकि जो पेंशन सिस्टम है ना उसको रिव्यू किया जा सके। देखो पेंशन सिस्टम एक था ओल्ड पेंशन सिस्टम, एक था न्यू पेंशन या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या था कि 2003 से पहले जो भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनको एक पेंशन मिलेगी, फिक्स्ड पेंशन मिलती रहेगी। न्यू पेंशन सिस्टम के अंडर क्या आया कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी कटवाना होगा और उतना ही अमाउंट प्लस कुछ और अलग से अमाउंट आपका सरकार आपको प्रोवाइड करेगी और एट द एंड आपको वो अमाउंट लमसम मिल जाएगा या फिर आप उसका कुछ परसेंट लेके बाकी को अपनी पेंशन में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये था आपका न्यू पेंशन स्कीम। अभी इसी को रिव्यू करने के लिए सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 4 मेंबर का एक पैनल सेटअप किया गया है ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए जो पेंशन है उस पर रिव्यू, उस पर बात कर सकें, उसके ऊपर अलग अलग राय ला सकें। ठीक है, ये जो कमेटी का काम बेसिकली यही रहेगा कि यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाए, कहाँ पर हम बेटर कर सकते हैं, किन किन जगह पर क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कुछ स्टेट आपका ओल्ड पेंशन स्कीम पे स्विच करना चाहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया ऑफ देयर डिसीजन कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस से जा रहे हैं एंड आस्क्ड फॉर अ रिम्बर्समेंट ऑफ द कॉर्पस एक्यूमुलेटेड अंडर द एनपीएस। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2 डे लॉन्ग इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहां पर हुई थी। तो याद रखना ये आपकी इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ये फर्स्ट एडिशन था। 2 दिन लंबी आपकी इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, विज्ञान भवन में। अगर पूछा जाए ये इनॉग्रेट किसके द्वारा करी गई, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस कॉन्क्लेव को, क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव को अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, मेन एम क्या है यहाँ पर कि जो इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं इस डोमेन में उनको, प्रैक्टिशनर्स को, स्टार्टअप्स को, रिसर्चर्स को, साइंटिफिक कम्युनिटी को साथ लाना ताकि और अच्छे से हम डेवलपमेंट करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सके। राइट, चलिए नेक्स्ट यहीं पर आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे अगर हम बात करें पुणे स्किल डेवलपमेंट वर्क्स इन टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को सम्मानित किया गया। अवार्ड का नाम रहेगा ये, ठीक है, मतलब किनको अवार्ड दिया गया, कंपनी का नाम रहेगा जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पावर्ड 4G रैन इन इंडिया फॉर रिमोट एंड रूरल एरियाज। तो विहान नेटवर्क्स लिमिटेड को, जो कि गुड़गांव की कंपनी है, इनको मिला। वर्क्स इन क्वांटम कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की बात करें तो क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर को। वर्क्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन फील्ड की बात करें तो ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो रिसीवर की बात करें तो इंटोट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एराकुलम को। ठीक है, ये एराकुलम में कंपनी है, तो इनको अवार्ड किया गया इस फील्ड्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम जानते हैं कि एक कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी काफी बड़ा रोल रहता है फॉर डेवलपमेंट। अभी हम जानते थे अभी तक कि हमने देखा कि मॉरिशस से इंडिया में काफी ज्यादा हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था, लोग बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी एक डाटा रिलीज किया गया नेशनल सिक्योरिटीज डेपोजिटरी के द्वारा, उन्होंने बताया कि जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, हम देख रहे हैं मॉरिशस का वो डिक्लाइन हो गया है। अगर हम इसी की बात करें तो 10.88 लाख करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता था लास्ट ईयर मार्च 2022 तक, यही घट के रह गया अब सिर्फ 6.66 लाख करोड़ रुपए, जो कि सिर्फ 42% है। और हम ये मॉरिशस की बात कर रहे हैं, ये टोटल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन AUC ऑफ मॉरिशस देखें तो 42% रह गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और यहीं पर अगर हम बात करें सिंगापुर की, सिंगापुर इज द सेकेंड बिगेस्ट जुरिडिक्शन ऑफ FPI फ्लो इन इंडिया आफ्टर US, और यहीं पे सिंगापुर के बाद इट इज फॉलोड बाय लग्जमबर्ग एट द 3rd पोजीशन। ठीक, तो याद रखेंगे सिंगापुर, US, सिंगापुर, लग्जमबर्ग और फिर 4th पोजीशन पे आ जाता है आपका मॉरिशस।
और ये मॉरिशस हम देखेंगे तो काफी ज्यादा यहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम द लास्ट ईयर, राइट। चलिए ये आपका डाटा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एमपीआर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की। ये अप्रैल 2023 में रिलीज की गई आरबीआई के द्वारा, और इसमें बताया गया कि जो इंडियंस का जो लोन है ना, वो हम जानते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, लेकिन अगर जब इंटरेस्ट रेट ऐसे बढ़ता है तो हम देखते हैं मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से कि जो लोग लोन लेते हैं ना वो कहीं ना कहीं कम लोन लेते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। इंडिया में जो लोन की ग्रोथ है ना वो 11 ईयर हाई पे देखी गई डिस्पाइट अ शार्प इंक्रीज इन द लैंडिंग रेट्स। हम जानते हैं आरबीआई के भी द्वारा कई बार आपके लोन्स को इंक्रीज किया गया है, तो लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता गया। अगर हमने लास्ट कंपैरिजन में देखे तो पिछले 1-2 साल में हमने 250 बीपीएस मतलब 2.5% का इंक्रीज देखने को मिला है इंटरेस्ट रेट में, लेकिन स्टिल जो लोग हैं वो अपना लोन यहां पे ज्यादा दे रहे हैं। अब देखो लोन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो हो जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, एक होता है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे क्या होता है कि आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे वो, लेकिन वो फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव अगर आपका सरकार आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा भी दे, जैसे अभी 2.5 इंटरेस्ट रेट टोटल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ईएमआईज पर फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो आपका अगर मान लो 7% पे लोन फिक्स किया गया फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, तो चाहे वो 10 साल का हो चाहे वो 20 साल का हो, आपको 7% के हिसाब से ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन दैट पर्टिकुलर लोन, चाहे आपका इंटरेस्ट सरकार के द्वारा बढ़ाया जाए या कम हो। लेकिन अगर वेरिएबल की हम बात करें तो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में आपका इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है, लेकिन जब सरकार इंटरेस्ट रेट जैसे अभी 2.5% से बढ़ाया तो आपका जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होगा ना वो भी बढ़ जाएगा, चाहे आपने वो 10 साल का लिया हो चाहे वो 20 साल का लिया हो, वहां पर आपको फिर ज्यादा ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो अभी हमने देखा कि लास्ट ईयर 2.5% से यहाँ पे बढ़ गया है, और आप देख रहे हैं यूएस में तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। पहले तो सिर्फ ऑलमोस्ट 1% से भी नीचे होता था, अब कहीं 3-4% के करीब जा चुका है। तो ये क्या है कि बेशक लोन महंगा हो गया है लेना, लेकिन लोग अभी भी ले रहे हैं, और इंडिया में तो ये रिकॉर्ड हाई पे रहा फॉर द 11 ईयर्स डिस्पाइट अ शार्प इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अभी सेबी के द्वारा अप्रूव किया गया एक सेटिंग अप ऑफ 3,000 करोड़ रुपीज रेस्क्यू फैसिलिटी फॉर डेप्ट म्यूचुअल फंड। अब देखो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए ना एक रेस्क्यू फैसिलिटी सेटअप की गई, जहां पे 3,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी प्रोवाइड करी गई है अंडर, और इसको बोला गया कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड के नाम से ये लॉन्च किया गया। ये एक इमरजेंसी फैसिलिटी है बेसिकली, कि कभी भी अगर कोई भी स्ट्रेस का टाइम आता है, इमरजेंसीज आती है डेप्ट सिक्योरिटीज में, तो ये आपकी लिक्विडिटी 3,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी एकदम इन्फ्यूज की जा सके एंड उस इमरजेंसी से बचा जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अभी यूएस के बैंक्स यूके के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो उन कोलैप्स को रोकने के लिए अब क्या कर रही है सरकार, और पैसा छाप रही है ताकि उन बैंक्स को बचाया जा सके फ्रॉम द लिक्विडिटी क्रंच। अब लिक्विडिटी उनके पास नहीं है तभी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसीलिए ये 3,000 करोड़ रुपए की एक रेस्क्यू फैसिलिटी सेटअप की गई है फॉर डेप्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर द टाइम ऑफ क्राइसिस, कि अगर कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है डेप्ट सिक्योरिटीज में, तो हम यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए ये इन्फ्यूज इजिली कर सके इनटू द बॉन्ड मार्केट। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स में या फिर इस प्राइज से किनको सम्मानित किया गया। एक और चीज, इसी प्राइज को नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक कौन है वो है सीआर राव। काफी इंपॉर्टेंट, सीआर राव को अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से। ये इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, और यही आपका इक्विवेलेंट रहता है नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स का। इनको अभी रिसेंटली 80,000 यूएस डॉलर से भी सम्मानित किया गया। जुलाई में इनको ऑनर किया जाएगा, कहां पर, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस के दौरान, जो कि कहां पर, ओंटारियो कनाडा में होगी। अगर इसी की आप बात करें, इनकी हम बात करें तो 1945 में इनके द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया था ऑफ द कैलकाटा मैथमेटिकल सोसाइटी। फिर इसी के साथ साथ अगर हम सीआर राव की बात करें तो ये सितंबर 1920 में इनका जन्म हुआ था इन कर्नाटका।
ये 40 साल से भी ज़्यादा इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में काम किया है। 14 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने ऑथर की हैं और ऑलमोस्ट 350 रिसर्च पेपर्स भी इन्होंने पब्लिश करे हैं। तो ये है CR राव, आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से सम्मानित करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के द्वारा भी ओफेक 13, ये एक स्पाई सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई है इनटू स्पेस। याद रखेंगे ओफेक 13। इसको किसके द्वारा, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें ओफेक 13 की ही, आप यहाँ देखेंगे ओफेक 13 इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेट ओन्ड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड ये आपकी एक स्पाई सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। वर्ल्ड की पहली लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी का नाम क्या रहेगा, वो है MF हाइड्रा। ठीक है, नॉर्वेनियन कंपनी नॉरलैंड के द्वारा अभी आपकी वर्ल्ड की पहली लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी लॉन्च की गई जिसका नाम रहेगा MF हाइड्रा। ठीक है, एंड इसको अभी लॉन्च किया गया है ऑन अ ट्रायंगुलर रूट जो कि है हिम्सलैंड, स्कीपाविक एंड नेस्विक। इनके ट्रायंगुलर रूट पे इसको लॉन्च किया गया है। इसको बलार्ड पावर सिस्टम्स FC वेव फ्यूल सेल मॉड्यूल्स के द्वारा पावर किया जाएगा जो कि हाइड्रोजन को यूज करते हैं टू जनरेट पावर। ये जो MF हाइड्रा है 82.4 मीटर लॉन्ग फेरी रहेगी एंड इट कैन कैरी अप टू 300 पैसेंजर्स एंड 80 व्हीकल्स एंड डिक्रीज इट ईयरली कार्बन एमिशन बाय 295%। तो ये हाइड्रोजन पावर्ड फेरी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी जिसका नाम रहेगा MF हाइड्रा, नॉरलैंड कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कामिकाजे ड्रोन की। अभी रिसेंटली ईरान के द्वारा एक कामिकाजे ड्रोन लॉन्च किया गया है, इसका नाम रहेगा मेराज 532। ये मेराज 532 50 kg तक का वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं। ये UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो ड्रोन भी हो गया। ठीक है, ये 450 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी, 1200 फीट तक ये फ्लाई कर सकता है एंड 3 स्ट्रेट घंटे लगातार ये आपका फ्लाई कर पाएगा। तो क्या नाम है, मेराज 532। 450 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी, 50 kg तक का ये वेट कैरी कर सकता है। UAV है या ड्रोन कह लो आप इसको। ठीक है, और 3 घंटे तक का इसका फ्लाई टाइम रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स में भी अर्मागेडन चैंपियनशिप सीरीज 2023, अर्मागेडन चैंपियनशिप 2023 ये चेस से रिलेटेड है। ठीक है, अभी रिसेंटली किन्होंने जीता इसको, इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के द्वारा इसको जीता गया और डी गुकेश ये सिर्फ 16 साल के हैं। मूविंग ऑन, फिर बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं। आज़ाद एक बुक है जो कि गुलाम नबी आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी रहेगी। ये आपकी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इस बुक को लॉन्च किया गया है डॉक्टर करण सिंह के द्वारा। ठीक है, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। फिर सेकंड बुक आ जाती है कोटिंग इंडिया। ये कोटिंग इंडिया भी बुक नंदिनी दास के द्वारा ऑथर की गई है। नंदिनी दास एक काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है और ये प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। का नाम रहेगा कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, हम कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो 10 अप्रैल को हम होम्योपैथी डे ऑब्जर्व करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट होम्योपैथी एंड लोगों को होम्योपैथी की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर यहीं पे होम्योपैथी अवेयरनेस वीक की बात करूं तो 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल के बीच में ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व CRPF वेलोर डे। CRPF वेलोर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 9 अप्रैल को, और अभी 2023 में ये 58th एडिशन था CRPF वेलोर डे का। ठीक, और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द पर्सनल्स ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड टू पे ट्रिब्यूट टू द पर्सनल जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। 9 अप्रैल को हमने 58th एडिशन ऑब्जर्व किया CRPF वेलोर डे का। और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है CRPF के, डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसन। ठीक,
फिर स्टेट न्यूज़ पे आते हैं। अभी रिसेंटली ओडिशा को 26,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का इंटेंट मिला एट द बिजनेस मीट जो कि टोक्यो में हुई थी। तो याद रखेंगे ओडिशा बिजनेस मीट हुई थी अभी टोक्यो जापान में, और उसके दौरान यहाँ पे ओडिशा में 26,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करने की बात का एक इंटेंट, एक बेसिकली एक इंटरेस्ट शो किया गया है ड्यूरिंग दिस ओडिशा बिजनेस मीट। ठीक है, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोर ले किया एंड डेडिकेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स टू इन चेन्नई तमिलनाडु। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड आईबीसीए लॉन्च किया। यूपी को उनका पहला वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर मिला एशियन किंग वल्चर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप किया एक 4 मेंबर का पैनल टू रिव्यू पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। 2 डे फर्स्ट एडिशन इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हुई 27 एंड 28 मार्च को। नॉर्वे सिंगापुर गेन एज इंडियाज एफपीआई डेस्टिनेशन इन फिस्कल ईयर 23 और मॉरिशस को डिक्लाइन टू 4th पोजीशन। एमपीआर मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ये आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई, और यहाँ पे डाटा आता है जो दिखाता है कि जो लोन ग्रोथ है 11 ईयर हाई पे रहा डिस्पाइट अ शार्प इंक्रीज इन लैंडिंग रेट्स। सेबी ने अप्रूव किया सेटिंग अप ऑफ अ 3,000 करोड़ रुपीज रेस्क्यू फैसिलिटी फॉर डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन सीआर राव ने अभी रिसेंटली 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स जीत लिया, जिसको नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इजराइल ने लॉन्च किया ओफेक 13 जो कि एक स्पाई सैटेलाइट था इनटू स्पेस। एमएफ हाइड्रा ये वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी रहेगा जो ऑपरेशनल हुआ है। ईरान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया कामिकाजे ड्रोन इक्विप्ड विद 50 kg वॉरहेड। इंडियन ग्रैंड मास्टर गुकेश इन्होंने अभी रिसेंटली अमागार्डन चैंपियनशिप सीरीज को जीत लिया है। गुलाम नबी आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी आज़ाद अभी लॉन्च की गई न्यू दिल्ली में। नंदिनी दास के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई, ये ऑथर हैं कोटिंग इंडिया की। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। 58th एडिशन ऑफ सीआरपीएफ वेलोर डे 9 अप्रैल को। और ओडिशा को भी 26,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का इंटेंट मिला एट द ओडिशा बिजनेस मीट जो कि टोक्यो में हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं रिवीजन पर। इंटरनेशनल रोमानी डे 8 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने अभी नासा का टेम्पो मिशन को लॉन्च किया फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। और ये टेम्पो क्या है कि ये आर्ली बेसिस पे आपका जो एयर पॉल्यूशन है उसको मॉनिटर करेगा और उसका डाटा प्रोवाइड करेगा टू द साइंटिस्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स। ये अभी रिसेंटली किस इंडियन नेवल शिप के द्वारा लॉन्च करे गए? आईएनएस चेन्नई के द्वारा इनको टेस्ट किया गया है। और ये 2 पुणे लैब्स हैं, ये आर्म्स रहेंगी डीआरडीओ की ही, इनके द्वारा इनको टेस्ट किया गया फ्रॉम आईएनएस चेन्नई। और इसकी 8+ किलोमीटर रेंज रहेगी। नॉर्मल जो एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं उनकी जो रेंज है 5+ किलोमीटर्स की रहती है, प्लस इसकी 8+ किलोमीटर रेंज रहेगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगो इंडिया की। लीगो इंडिया के द्वारा एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर कहाँ सेटअप किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स पे यहाँ पर स्टडी की जाएगी। लीगो इंडिया कहाँ पर है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, और ये 2030 तक बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई। ये जो यूनिट होगी ना बेसिकली फैक्ट चेक करेगी जो भी फेक न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पे चलती हैं उनको यहाँ पर ट्रेस करके उनको एलिमिनेट करने की यहाँ पे बात की जाएगी। एंड जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे फेक न्यूज़ को रन करेगा उनको उस न्यूज़ को निकालने की, रिमूव करने की भी बात की गई। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्होंने भी टाई अप किया है, ताकि किसके साथ टाई अप किया? डिजी लॉकर के साथ टाई अप किया। बेसिकली रीजन बीन कि जो यहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स के जो भी सर्टिफिकेट्स थे उनको डिजिटल लॉकर से वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ये यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। डिजी लॉकर क्या है? बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने वेरियस सर्टिफिकेट्स 10th 12th के मार्कशीट हो गई, फिर कॉलेज के सर्टिफिकेट हो गए, कोई और आपने सर्टिफिकेट लिया है तो वो सारे यहाँ पर इजीली विजिबल हो जाते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी हो गया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तो पैन कार्ड, ये सब आप ऑनलाइन सेव रख सकते हैं इन दिस डिजी लॉकर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये एक्सटेंड कर दी गई है किस ईयर तक? सेकेंड, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जनरल रिपोर्ट? तीसरा,
किस एशियन कंट्री ने भी विच एशियन कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 ईयर टर्म। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं कंटेंट डेली बेसिस पे बनाता रहूँ। सो दैट्स ऑल।